गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप दैट यू आर डूइंग वेल। अब हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर एग्रीकल्चर के साथ, जो कि है चैप्टर नंबर 4, क्लास 10th की जो हमारी सीरीज चल रही है। ये है चैप्टर नंबर 4। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 1, 2, 3 कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले उन्हें जाके देख लीजिएगा, फिर उसके बाद हम आएंगे एग्रीकल्चर पर। सो एग्रीकल्चर शुरू करते हैं। एक चीज़ और मैंने इसमें नई ऐड की है कि पहले चैप्टर के पूरे पार्ट्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, ताकि हमारे पास एक माइंड मैप, एक क्रोनोलॉजी में हम सारी चीज़ें डिस्कस कर पाएं। तो इस एग्रीकल्चर चैप्टर में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? बेसिक इन्फॉर्मेशन जानेंगे, इंट्रोडक्शन। फिर टाइप्स ऑफ फार्मिंग, फार्मिंग कितने टाइप की होती हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे फार्मिंग के टाइप्स। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे क्रॉपिंग पैटर्न, कि क्रॉपिंग पैटर्न कैसा होता है। फिर हम मेजर क्रॉप्स के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी मेजर क्रॉप्स होते हैं, उन क्रॉप्स के बारे में थोड़ी डिटेल्स में और पढ़ेंगे। फिर फूड क्रॉप एंड अदर देन फूड क्रॉप के बारे में पढ़ेंगे, जो कि ग्रेन्स के अलावा होगी, जो सिंपल अनाज के अलावा जो फूड क्रॉप्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। नॉन फूड क्रॉप्स के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स जितने भी हुए हैं एग्रीकल्चर की फील्ड में, उनके बारे में पढ़ेंगे। कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट, थोड़ा सा एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन के बारे में भी जानेंगे। फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेंगे कुछ। अब इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर, जितना भी ग्लोबलाइजेशन हमने किया है उसका एग्रीकल्चर पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर एक कदम के बारे में जानेंगे, जो कि भूदान और ग्रामदान नाम है जिसका, उसके बारे में पढ़ेंगे। राइट। इसके बाद एक जो चीज यहाँ मेंशन नहीं है, उसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज अपनी डिस्कस। राइट। चलिए, सबसे पहले आते हैं अपन इंट्रोडक्शन पे। पहले, इससे पहले मैं चेंज कर लेता हूँ पेन का कलर। कौन सा कलर ले लें? ये ले लेते हैं। राइट। फिर चलिए इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। इंडिया इज एन एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट कंट्री। जैसा कि हम सभी को पता है, इंडिया क्या है? एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट कंट्री है। हमारे यहाँ बड़े लेवल पर एग्रीकल्चर किया जाता है। मोर देन 60% ऑफ इंडियन पीपल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। अगर हम आज भी देखना चाहें तो मोर देन 60% लोगों से ज्यादा आज भी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। और एग्रीकल्चर कैसा है? एक प्राइमरी एक्टिविटी है। आई होप आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए होंगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एक्टिविटीज के बारे में। एग्रीकल्चर फार्मिंग जैसी एक्टिविटीज प्राइमरी एक्टिविटीज होती हैं। मैन्युफैक्चरिंग जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो सेकेंडरी होती हैं। टर्सरी सर्विस सेक्टर वाली एक्टिविटीज जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो टर्सरी एक्टिविटीज होती हैं। जैसे डॉक्टर, आई एम अ टीचर, तो मैं टीचिंग सर्विसेज दे रहा हूँ, तो ये क्या है? ये टर्सरी सेक्टर है। तो एग्रीकल्चर क्या है? एक प्राइमरी एक्टिविटी है। एग्रीकल्चर क्या है? एक प्राइमरी एक्टिविटी है। 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन इंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, ये हमने यहाँ देख ही लिया। राइट। समझ में आ गया? अब बेसिकली आपको इसमें याद क्या क्या रखना है, जो आपका इंपॉर्टेंट डाटा है, जो आप हमेशा याद रखेंगे, वो है कि मोर देन 60% ऑफ द इंडियन पीपल डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर, कि वो एग्रीकल्चर में डिपेंड करते हैं। दूसरा, एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है। आई होप अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी है और सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्सरी एक्टिविटी। मैं उम्मीद करता हूँ आप पढ़ के आए होंगे। और इंडिया के लिए एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 60% से ज़्यादा लोग इसी पे डिपेंडेंट है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक क्या था? टाइप्स ऑफ फार्मिंग। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग के टाइप्स क्या क्या हैं? बेसिकली अगर हम डिवाइड करना चाहें तो इस बुक के अकॉर्डिंग हमने फार्मिंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, उसके बाद आते हैं अपन इंटेंसिव फार्मिंग, और थर्ड है कमर्शियल फार्मिंग। प्लांटेशन भी कमर्शियल फार्मिंग का ही एक पार्ट है, तो हम इसे भी कमर्शियल फार्मिंग के अंदर ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है? नाम से ही क्लियर है, सब्सिस्टेंस के लिए जो फार्मिंग की जा रही है उसे हम प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग बोलते हैं। तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस ऑन स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड, छोटे छोटे पैचेज पे, छोटे, किसी जमीन के छोटे से टुकड़े पे किया जाता है। और इसमें कैसे टूल्स यूज होते हैं? पुराने ट्रेडिशनल टूल्स यूज होते हैं, कुल्हाड़ी, फावड़ा, जो छोटी छोटी पुराने जो टूल्स होते थे उन्हें यूज किया जाता है। मॉडर्न फर्टिलाइजर्स हुए या मॉडर्न टूल्स हुए, इन्हें
यूज नहीं किया जाता है। और ज्यादातर परमिटिव सब्सिस्टेंस टाइप ऑफ फार्मिंग किस पर डिपेंड होती है? मॉनसून पर डिपेंड होती है, राइट। ज्यादातर ये मॉनसून पर डिपेंड होती है। समझ में आ गया? ऐसी फार्मिंग जो सिर्फ सब्सिस्टेंस के लिए की जा रही है, एक छोटे से जमीन के टुकड़े पर की जा रही है, ट्रेडिशनल मेथड से की जा रही है, जिस फार्मिंग के लिए हम मॉनसून पे डिपेंडेंट हैं, और जिसमें कोई भी मॉडर्न फर्टिलाइजर्स या मॉडर्न इनपुट्स का यूज नहीं होता है, उसे हम प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग बोलते हैं। इट इज अ स्लैश बर्न एग्रीकल्चर। ये स्लैश बर्न एग्रीकल्चर है। और स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर क्या होता है? एक छोटे से एग्जांपल से पढ़ेंगे। मान लीजिए ये पूरा एक जंगल का एरिया है, और यहाँ पर बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं चारों तरफ, राइट। लेकिन फार्मर क्या करता है? इतने लैंड को क्लियर कर लेता है, जला देता है, साफ करके इस पर क्या खेती करना शुरू कर देता है। फिर जब इसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है, वो दूसरी जगह शिफ्ट होता है, यहाँ इस पैच को साफ करता है, और फिर यहाँ खेती करने लगता है। तब तक यहाँ पेड़ पौधे वापस उगाएंगे, राइट। तो इसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। स्लैश एंड बर्न का मतलब होता है उसे साफ करता है, उस एरिया के जलाता है, और फिर वहां पर फार्मिंग करता है टू गेट द मैक्सिमम फर्टिलिटी ऑफ दैट लैंड। और जैसे ही फर्टिलिटी उसकी कम होती है, फार्मर दूसरी जगह शिफ्ट होता है, फिर से उस जगह को साफ करता है, खेती करता है, और फिर वापस से अगर उस जगह की फर्टिलिटी कम हो जाती है तो वो किसी तीसरी जगह शिफ्ट हो जाता है। क्लियर हो गया इतना? कुछ नहीं करना है, लैंड के एक पैच को साफ करना है, खेती करना है, उसे हम स्लैश एंड बर्न कह रहे हैं। अब इसको ना अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है, इसी स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को। जैसे नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में इसे झूम कल्टीवेशन, झूम के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड वाले एरिया में झूम कल्टीवेशन बोलते हैं इसे। पामलो, पामलो कहाँ पर? मणिपुर में बोलते हैं। दीपा कहाँ पर बोलते हैं? छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार वाले एरिया में इसे दीपा बोलते हैं। मिल्पा, मिल्पा कहाँ बोलते हैं? मिल्पा बोलते हैं मैक्सिको वाले और सेंट्रल अमेरिकन वाले एरिया में। कोनुको कहाँ पर? वेनेजुला में। रोका ब्राजील में। मसोले सेंट्रल अफ्रीका में। लडांग इंडोनेशिया में। रे वियतनाम में। अब जैसे कि बेवार और दहिया, इसे कहाँ बोलते हैं? मध्य प्रदेश में। पोडू और पेंडा आंध्र प्रदेश में। पामादाबी, कोमन, ब्रिंगा उड़ीसा में। कुमारी वेस्ट बंगाल, वेस्टर्न घाट वाले एरिया में। इंडिया का जो, सॉरी, ये वाला जो एरिया है थोड़ा सा मेरा गलत बना है, ऐसे करके। तो ये वेस्टर्न घाट वाला जो रीजन है, इसमें क्या बोला जाता है? कुमारी। वलरे, वॉल्ट्रे कहाँ पर? साउदर्न राजस्थान में। खील हिमालयन बेल्ट में। कुरवा झारखंड में। और झूमिंग नॉर्थ ईस्ट में हम देख के आए हैं। और इसमें से आपको इतने सारे याद नहीं करने हैं, बस एक तो ये झूमिंग याद रखना, झूम कल्टीवेशन कहाँ पर बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में। और स्लैश एंड बर्न करके याद रखना, तो ये सफिशिएंट होगा 10th लेवल पे। लेकिन अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ना ये 2-3 बार पढ़ लेने हैं, याद सारे नहीं करने हैं। जब आप 2-3 बार पढ़ लेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा याद रहेगा। जैसे मिल्पा कहाँ बोलते हैं, कोनू को भी इसी को बोला जाता है, तो आप कहीं ना कहीं क्लिक कर जाएंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है? इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है? इंटेंसिव यानी कहीं पर बहुत जोर लगाया जा रहा है, इंटेंस प्रेशर लगाया जा रहा है, राइट। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग वो फार्मिंग होती है जहां पर एक जमीन के टुकड़े पर काफी प्रेशर दिया जा रहा है, बार बार खेती की जा रही है लगातार, उसे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग बोलते हैं। और ऐसा करते क्यों है? क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से, पॉपुलेशन ज्यादा हुई, पॉपुलेशन ग्रोथ हुई, उसकी वजह से क्या है? उनकी नीड्स भी बढ़ी, फूड की ज्यादा जरूरत होने लगी, इसीलिए मल्टीपल टाइम इस पर खेती की जाती है। इसे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन द एरिया ऑफ हाई पॉपुलेशन। इट इज प्रेशर ऑन लैंड। इट इज लेबर इंटेंसिव फार्मिंग where high dose of biochemicals input irrigation are used to obtain high production।
तो बायोकेमिकल्स का भी, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, इरिगेशन पैटर्न का यूज किया जाता है ताकि हाई प्रोडक्शन हो। ठीक है, समझ में आ गया। फिर आते हैं कमर्शियल फार्मिंग में। कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक टाइप ऑफ फार्मिंग इन विच हायर यूज ऑफ डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, हाई यील्डिंग वेराइटीज, सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स इन ऑर्डर टू हायर प्रोडक्टिविटी। कमर्शियल फार्मिंग जो बिजनेस करने के लिए फार्मिंग की जा रही है उसे बेसिकली कमर्शियल फार्मिंग बोलते हैं। और इसमें क्या क्या चीजें यूज होती हैं? HYV सीड्स, हाई यील्डिंग सीड्स, मॉडर्न इनपुट जैसे ट्रैक्टर वगैरह हो गए, जितने भी मॉडर्न इनपुट्स यूज किए जाते हैं वो यूज होते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ये सारी चीजें वहां पर यूज होती हैं। द डिग्री ऑफ कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। अब कहीं कहीं वेरी करता है एक जगह से कितना कमर्शलाइज हुआ है। जैसे कि राइस एक कमर्शियल क्रॉप है, कहाँ पर? हरियाणा और पंजाब में, लेकिन उड़ीसा में वो क्या है? एक सब्सिस्टेंस क्रॉप है। उड़ीसा क्या है? कोस्टल रीजन में आता है, तो उनके नेचुरल ईटिंग फूड में से एक है राइस, तो उनके लिए वो क्या है? सब्सिस्टेंस क्रॉप है। लेकिन राइस नॉर्मली हरियाणा और पंजाब में नहीं उगाना चाहिए, क्योंकि इसको काफी सारे पानी की जरूरत होती है, जबकि यहाँ पर इतना पानी अवेलेबल नहीं है। तो इट इज अ टाइप ऑफ कमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा और पंजाब, क्योंकि वहां पर नेचुरली नहीं उगता या फिर उगाना नहीं चाहिए, क्योंकि इसको पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन उड़ीसा वाले रीजन में इसको खाया जाता है, नेचुरली नेचुरल फूड है उनका, तो वहां पर ये क्या है? सब्सिस्टेंस फार्मिंग है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, प्लांटेशन। प्लांटेशन भी एक कमर्शियल फार्मिंग का ही टाइप है। इसमें क्या करते हैं? एक सिंगल क्रॉप को बड़े एरिया में उगाया जाता है। और प्लांटेशन के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे टी, कॉफी, रबर, जो चाय अपन पीते हैं, शुगर केन, बनाना, ये क्या है? कुछ इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप है। जैसे टी कहाँ उगाई जाती है? असम, नॉर्दर्न बंगाल में। कॉफी कर्नाटका। आपने बाबा बुदानगिरी हिल्स के बारे में सुना होगा, नहीं सुना तो कभी सुनने में आएगा कि वन ऑफ द बेस्ट टाइप ऑफ कॉफी इज प्रोड्यूस ओवर देयर, अरेबिका टाइप ऑफ कॉफी। पढ़ेंगे इसके बारे में भी आगे। इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप है। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ फार्मिंग। टाइप्स ऑफ फार्मिंग में 3 टाइप्स ऑफ फार्मिंग पढ़ी मेनली: प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग में एक और टाइप की बड़ी, प्लांटेशन टाइप ऑफ फार्मिंग, राइट। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कौन सी होती है? जो कि स्मॉल पैच ऑफ लैंड पे की जाती है, छोटे से एरिया में की जा रही है और ट्रेडिशनल वे से की जा रही है। इसमें स्लैश एंड वन के बारे में पढ़ा, जहाँ पर एक एरिया को साफ किया जाता है, उसे उसमें आग लगा दी जाती है, उस कचरे में जो भी इकट्ठा हुआ होता है, और फिर उस पर खेती की जाती है। अब जब उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है तो सेम प्रोसेस हम दूसरी जगह जाकर करते हैं, और इसको अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। जैसे झूम कल्टीवेशन नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में, असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। पामलू मणिपुर में, दीपा छत्तीसगढ़ में, मेल्पा मैक्सिको सेंट्रल अमेरिका में, कोनुको वेनेजुएला में, रोका ब्राजील में, मसोले सेंट्रल अफ्रीका में, लडांग इंडोनेशिया में, रे वियतनाम में। बेवार दहिया मध्य प्रदेश में भी बोलते हैं। एटलीस्ट अपने अपने स्टेट का जरूर याद कीजिएगा कि कौन सी जगह कहाँ पर क्या बोला जाता है। मेवाड़ दहिया मध्य प्रदेश में, पोडू पेंडा आंध्र प्रदेश में, पामा धाबी और कोमन ब्रिंगा उड़ीसा में, कुमारी वेस्टर्न घाट्स में, वोलरे वोल्ट्रे राजस्थान में, खील हिमालयन बेल्ट में, कुरुबा झारखंड में, और जूमिंग नॉर्थ ईस्ट में बढ़ के आ चुके हैं। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की जाती है। हाई पॉपुलेशन होने की वजह से, उनकी हाई डिमांड होने की वजह से लैंड पर इंटेंसिव फार्मिंग की जाती है, जिसे हम इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग बोलते हैं, हाई प्रोडक्शन पाने के लिए। और इसे किसकी मदद से? बायोकेमिकल इनपुट, जितने भी केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, वो सारी चीजें यूज की जाती हैं। कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है? फार्मिंग एज अ बिजनेस जब हम यूज करते हैं तो उसे कमर्शियल फार्मिंग बोलते हैं। मान लीजिए कि किसी ने क्या किया, मुझे राइस ही राइस उगाने के लिए बोल दिया कि आप, किसी कंपनी ने बोला कि राइस उगा के लाइए हमारे लिए, आप इस टाइप का राइस होना चाहिए, ये सीड्स हम आपको देंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कमर्शियल फार्मिंग बोलते हैं, जिसमें हम हाई मॉडर्न इनपुट्स का यूज करते हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज करते हैं, केमिकल्स, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स,
और हायर प्रोडक्टिविटी का पाने के लिए इन सभी चीज़ों का यूज़ किया जाता है। प्लांटेशन एक कमर्शियल टाइप फार्मिंग का ही टाइप है, जिसमें हम एक बड़े एरिया में एक सिंगल क्रॉप को उगाते हैं, जैसे कि टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना। ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। टी कहाँ पर? असम, नॉर्दर्न बंगाल में। कॉफ़ी कर्नाटका में। ये कुछ प्लांटेशन क्रॉप्स हैं। क्लियर हो गया इतना? फिर आते हैं क्रॉपिंग पैटर्न पे। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, राइट? क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न बेसिकली जो इंडिया के पास 3 क्रॉपिंग सीजन है। इंडिया हैज 3 क्रॉपिंग सीजन। कौन से? रबी, खरीफ और जैद। इंडिया के पास 3 क्रॉपिंग सीजन है, रबी, खरीफ और जैद। क्लियर है इतना? तो रबी क्रॉप कौन सी होती हैं? जो कि विंटर्स में बोई जाती हैं और हार्वेस्ट होती हैं समर में। क्लियर है इतना? रबी क्रॉप्स कौन सी क्रॉप्स होती है? रबी क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जो कि विंटर में तो बोई जाती हैं और काटी कब जाती हैं? समर्स में काटी जाती हैं। क्लियर है इतना? खरीफ क्रॉप्स क्या होती हैं? इसका उल्टा खरीफ क्रॉप्स होती हैं, और इनके बीच में जो क्रॉप्स बोई और काटी जाती हैं उन्हें जैद क्रॉप्स बोलते हैं। इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ने के लिए मैंने एक ये स्लाइड लगा रखी है। इसमें आप देखेंगे, पहला क्रॉपिंग सीजन के बारे में जानेंगे, फिर टाइम, क्रॉप और स्टेट। क्रॉपिंग सीजन रबी क्रॉप। रबी क्रॉप अभी हम पढ़ के आए, कब बोई जाती है? सर्दियों के टाइम पे, अक्टूबर से दिसंबर के टाइम पर। और हार्वेस्ट यानी काटी कब जाती है? अप्रैल से जून के टाइम पे। अब कुछ क्रॉप्स के एग्जांपल्स भी हमें पता होने चाहिए, जैसे वीट, गेहूं, बार्ले, पीस, ग्राम, मस्टर्ड। ये सारी चीजें कब? सर्दियों के टाइम पे बोई जाती हैं और गर्मियों के टाइम पे काटी जाती हैं। और स्टेट्स कौन से हैं? अब पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। ठीक है। फिर आते हैं खरीफ क्रॉप पे। इसका उल्टा था खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप कब बोई जाती है? गर्मियों के टाइम पे, जून जुलाई के टाइम पे बोई जाती है। हार्वेस्ट कब की जाती है? सितंबर और अक्टूबर के टाइम पे काट ली जाती हैं, जब अपन रबी क्रॉप बोने वाले होते हैं जिसके बाद। इसमें कौन सी क्रॉप आती हैं? राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, तुअर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन। ये कुछ खरीफ क्रॉप्स के एग्जाम्पल हैं। और रीजन कौन सा है? असम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन ऑफ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र। अब आते हैं जैद क्रॉप। जैद क्रॉप कब होती है? इन दोनों के बीच में जो टाइम पीरियड होता है तब जैद क्रॉप आती है। जैसे कि सोन कब होती है? मार्च और जुलाई मार्च और जुलाई के बीच में बोकर काट ली जाती हैं। ठीक है। जैसे कि रबी क्रॉप कब कटती है? अप्रैल जून के टाइम पे हार्वेस्ट होती है। लेकिन जो जैसे गेहूं अभी कट जाएंगे मार्च के टाइम पे, तो फिर मार्च और जुलाई के बीच में ये जैद क्रॉप हो जाती है। ठीक है। फिर सीजनल फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, फॉडर क्रॉप्स हो गई, ये सारी चीजें इसी टाइम पे बोई जाती है। मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ स्टेट्स ये किया जाता है। क्लियर है इतना? चलो एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं, फिर ओवर करेंगे। तो आज हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4, जो कि है एग्रीकल्चर, जिसमें सबसे पहले हमने जाना एग्रीकल्चर का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हमने पढ़ा एग्रीकल्चर का इंट्रोडक्शन, फिर टाइप्स ऑफ फार्मिंग। टाइप्स ऑफ फार्मिंग में हमने क्या पढ़ा? 3 टाइप की। पहली इंटेंसिव, पहली सब्सिस्टेंस, फिर इंटेंसिव, फिर कमर्शियल। एंड सब्सिस्टेंस में क्या पढ़ा? एक छोटे से पीस ऑफ लैंड पे हम फार्मिंग करते हैं, और ये सिर्फ ट्रेडिशनल तरीके से यहाँ पर फार्मिंग की जाती है। फिर इंटेंसिव, हाई पॉपुलेशन होने की वजह से, हाई डिमांड होने की वजह से हम क्या करते हैं? मॉडर्न तरीके से खेती करते हैं, और बायोकेमिकल्स का भी इस्तेमाल करते हैं ताकि हाई प्रोडक्शन हो सके। ऐसी टाइप इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग बोलते हैं। फिर उसके बाद आते हैं कमर्शियल फार्मिंग, जो बिजनेस पर्पज से की जाती है, जिसमें मॉडर्न टूल्स, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, उसे कमर्शियल फार्मिंग बोलते हैं। कमर्शियल फार्मिंग में हमने एक और पढ़ी थी, प्लांटेशन टाइप ऑफ फार्मिंग। इसमें क्या होता है? एक बड़े पैच ऑफ लैंड पर हम क्या करते हैं? एक सिंगल क्रॉप उगाते हैं, और अ, उसे हार्वेस्ट करते हैं, उसे प्लांटेशन टाइप ऑफ फार्मिंग बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल भी पढ़े थे, टी, कॉफ़ी, शुगर केन। ठीक है। ये कुछ बनाना, इसके कुछ एग्जाम्पल थे। फिर हमने
फिर हमने पढ़ा क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में। क्रॉपिंग पैटर्न कौन कौन से होते हैं, हमने 3 क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में पढ़ा, रबी, खरीफ और जैद। ठीक है। तो रबी क्रॉप्स कब सर्दियों में बोई जाती हैं और गर्मियों में हार्वेस्ट कर ली जाती हैं। खरीफ क्रॉप कब बोई जाती हैं, ऑन सेट ऑफ द मॉनसून, जब मॉनसून आ रहा होता है गर्मियों में बोई जाती हैं। और हार्वेस्ट कब की जाती हैं, सर्दियों में हार्वेस्ट कर ली जाती हैं। क्लियर है इतना, सितंबर अक्टूबर के टाइम पे। जैद क्रॉप कब बोई जाती है, इन दोनों के बीच में जो टाइम पीरियड बचता है उसमें जैद क्रॉप बोई और काटी जाती है। क्लियर है इतना। इसमें हमने कुछ एग्जाम्पल भी पढ़े थे। ये स्लाइड तक आप अच्छे से पढ़ के आएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे, जो हमारे मेजर क्रॉप्स वाला सेक्शन होगा उसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। राइट, आई होप आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में, व्हाट्सएप भी दे रखा है मैंने, इंस्टाग्राम का लिंक भी दे रखा है, तो आप तीनों में से कहीं भी पूछ सकते हैं। और इफ़ यू वांट एनीथिंग एल्स विच आई नीड टू इंक्लूड इन दीज स्लाइड्स, तो आप वो भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं या बता सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।